दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम एशिया महाद्वीप के पश्चिमी एशिया में जो स्थित देश हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पश्चिमी एशिया के जो देश हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप के एशिया के पश्चिमी यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम कि पश्चिमी एशिया के देश। तो पश्चिमी एशिया के देश में हम देखेंगे पश्चिमी एशिया के देश। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ देश इंपॉर्टेंट जैसे इराक, ईरान, कुवैत, फिर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरब। तो हम सबसे पहले जो मैप में कुछ हमने मैप बना रखे हैं इसको समझने के लिए जिससे आसानी से हम समझ सकें। तो सबसे पहले हम इधर के पॉइंट को समझेंगे। जो यहाँ से एक विभाजन किया हूँ ये तीन प्रकार से बांट के हम तीन चित्र हैं, तीनों चित्रों को अलग अलग परिदृश्य में समझेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ईरान देश है। ईरान देश में जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है हार्मुज जलसंधि। फारस के खाड़ी और ओमान के खाड़ी के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है हार्मुज जलसंधि। क्या नाम है? हार्मुज जलसंधि। हार्मुज जलसंधि, ये जलसंधि जो है ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। और ईरान में ओमान की खाड़ी में बंदरगाह स्थित है, चाबहार बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? तो चाबहार बंदरगाह है। और उसके बाद से इधर हम देखेंगे जैसे ऊपर के तरफ तो इराक में दो नदियां मुख्य रूप से बहती हैं जिसका नाम है फरात नदी और दजला नदी। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये दोनों नदियां आर्मेनिया की गांठ से निकलती हैं और आर्मेनिया की गांठ से निकलती है तो दजला नदी से फरात नदी आके सत्तल शहर के पास मिल जाती है। किस शहर के पास? तो सत्तल अरब शहर है एक, वहीं पे मिलती है। और सत्तल अरब जो है यहीं पे आगे मिलती है, दोनों नदियों का मिलन होता है। और यहाँ से सत्तल अरब नदी बन के बहती है और जाके फारस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया के मैदान का निर्माण भी करती है। और जो ये नदी है जिसका नाम है दजला नदी या इसका दूसरा नाम है टाइग्रिस नदी। दजला नदी या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि टाइग्रिस नदी इसका नाम है। क्या नाम है? तो टाइग्रिस नदी भी नाम है इसका, टाइग्रिस नदी भी इसे कहते हैं। और यही नदी और फरात नदी को यूफ्रेटस नदी कहते हैं। यूफ्रेटस नदी, ये दोनों नदी आके कहाँ पे सत्तल अरब में मिलती है और उसके बाद से आगे बहती है और फारस की खाड़ी मुहाना बनाती है। तो हम बता रहे थे टाइग्रस
टाइग्रिस नदी के तट पे ही इराक का जो राजधानी है बगदाद, वो इसी नदी के तट पे स्थित है। इस नदी के तट पे दजला नदी यानी टाइग्रिस नदी के तट पे इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। ठीक, उसके बाद से हम इधर देख लीजिए तो जयलीलिस झील है ये, और इस झील से निकलती है एक नदी है जिसका नाम है जार्डन नदी। इस झील से निकलती है और जाके मृत सागर में अपना मुहाना बनाती है। इस नदी का नाम है जार्डन नदी। ये जार्डन नदी इस झील से, गैलीली झील से निकलती है और मृत सागर में अपना मुहाना बनाती है। ये जार्डन फिलिस्तीन और इजराइल देशों से बहती हुई जाके मृत सागर में मुहाना बनाती है। उसके बाद से फिर हम इधर देखेंगे तो ये लाल सागर है। लाल सागर के बाद यहाँ पे अदन की खाड़ी है और उसके बाद से एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है सकुत्रा। ये सकुत्रा द्वीप है। ये सकुत्रा द्वीप जो है ये अमन का द्वीप है। इस पे अमन का अधिकार है। ये अमन का अधिकार है सकुत्रा द्वीप पर। और उसके बाद से इधर हम देखेंगे ओमान की खाड़ी और ये चाबहार बंदरगाह। ये चाबहार बंदरगाह जो ईरान में स्थित है, ये भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इस प्रकार एक पहला मानचित्र हम ये ये पहला मैप के माध्यम से हम ये समझ लिए कि ईरान में 3 बंदरगाह हैं। 2 बंदरगाह मुख्य रूप से हैं। एक तो फारस की खाड़ी के तट पे बंदरगाह है बंदर है अब्बास या अब्बास। ये बंदरगाह फारस की खाड़ी के तट पे स्थित है, ईरान का बंदरगाह है। और उसके बाद से एक और बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह। ठीक, उसके बाद से फिर हम यहाँ देखेंगे हार्मुज जल संधि है जो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है और यूएई को ईरान से अलग करती है। यानी कहने का मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात को ईरान से अलग करती है। ठीक, उसके बाद से हम दूसरी बात क्या समझे कि आर्मेनिया की गांठ से 2 नदियां निकलती हैं जिसका नाम है एक फरात नदी, एक दजला नदी। इन्हीं दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये अलग अलग बहती है, अलग अलग क्षेत्रों में बहती हैं, लेकिन फरात नदी दजला नदी से आके सत्तल अरब के पास मिल जाती है। और सत्तल अरब के बाद ये सत्तल अरब नदी के नाम से बहती है और फारस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो जब ये सत्तल अरब के नाम से बहती है, मेसोपोटामिया के मैदान का निर्माण करती है। और ये जो दजला नदी है जिसका नाम टाइग्रिस नदी है, ये इसी नदी के तट पर इराक की राजधानी जो बगदाद है वो स्थित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इराक की राजधानी बगदाद ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दजला नदी यानी टाइग्रिस नदी। उसके बाद से इधर हम देख लेंगे जार्डन नदी जो है गैलीली झील से बहती है और मृत सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है। ये 3 देशों जार्डन, फिलिस्तीन और इजराइल देश में जाके अपना क्या करती है, तीनों देश में बहती हुई जाके मृत सागर में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद से इधर हम देखेंगे कि बाब अल मंडेब की जल संधि है। उसके बाद अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है सकुत्रा द्वीप। और सकुत्रा द्वीप पर यमन का अधिकार है और उसके बाद से नीचे हिंद महासागर पाया जाता है। तो पहला मैप तो ये था। दूसरे मैप के बारे में हम देख लेंगे तो यहाँ पे है सिरदरिया नदी के बारे में हम देखेंगे तो ये चित्र नंबर 2 है। यहाँ पे हम चित्र संख्या क्या होगी, चित्र संख्या 2 है और ये चित्र संख्या 1 है। देखिए हम इसको ये मध्य एशिया के क्षेत्र की बात है। मध्य एशिया के क्षेत्र में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर मध्य में एक सागर स्थित है जिसका नाम है अरल सागर। ये अरल सागर अर्थात ये झील भी है लेकिन थोड़ा सा बड़ा रूप होने के कारण इसे सागर की संज्ञा दी गई है। ये अरल सागर है। उसके बाद से जिस तरह कैस्पियन सागर है, कैस्पियन झील कहते हैं,
लेकिन वो सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार ये अरल सागर है। तो मध्य एशिया के देश में ये पामीर की घाट से दो नदियां निकलती है। पामीर की घाट यानी पामीर के पठार से दो नदियां निकलती हैं। पहली नदी का नाम है, इधर मध्य एशिया की तरफ दो नदी निकलती हैं। तो पहली नदी का नाम है सिरदरिया नदी, सिरदरिया नदी, और दूसरी नदी का नाम है अमुदरिया नदी। तो सिरदरिया नदी और अमुदरिया नदी दोनों अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो अरब सागर में बनाती है। और इन नदियों से नहरें निकालकर मध्य एशिया के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, जिसे मध्य एशिया का नखलिस्तान कहा जाता है। तो मध्य एशिया का नखलिस्तान इन दोनों नदियों को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से नहरें निकालकर मध्य एशिया के क्षेत्रों में सिंचाई होती है। इन नदियों से नहरें निकालकर मध्य एशिया के क्षेत्रों में सिंचाई होती है, जिनकी वजह से इन दोनों नदियों को मध्य एशिया का नखलिस्तान कहा जाता है। ठीक, उसके बाद से हम यहाँ बात कर लेंगे कि मध्य एशिया में एक मरुस्थल है जिसका नाम है किजुलकुम मरुस्थल। ये किजुलकुम मरुस्थल जो है कजाकिस्तान में स्थित है। और इधर एक मरुस्थल देख रहे होंगे जिसका नाम है काराकुम मरुस्थल। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में स्थित है। जिस तरह अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है, उसी तरह ये काराकुम मरुस्थल कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में स्थित है। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे चित्र नंबर 3 में। तो चित्र नंबर 3 में हम जब बात करेंगे चित्र नंबर 3 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी हम ईरान को लेके चलेंगे। इराक उसके बाद से इराक से सटा हुआ देश कुवैत है, जो फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक, तो हम देखेंगे कि ईरान की सबसे पहले बात करेंगे तो ईरान में मस्जिद सुलेमान, उसके बाद इस्पान और अहबाज और आबाजान, ये तीनों तेल के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। तेल के भंडार ईरान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मस्जिद सुलेमान, और उसके बाद से इस्फहान, उसके बाद से अहबाज, उसके बाद से आबाजान। तो मस्जिद सुलेमान में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया। ठीक ना। उसके बाद से इस्फहान और अहबाज में वर्तमान में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। ठीक, और आबादान में हम देखेंगे तो आबादान में जो तेल था, तो इराक और ईरान के बीच में जब लड़ाई हुई तो यूएसए के सैनिकों द्वारा इसमें आग लगा देने की वजह से ये पूरा तेल समाप्त हो गया। ठीक, जल के समाप्त हो गया। और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो ये ईरान का पर्वत है एलबुर्ज पर्वत के जो पाद पे एलबुर्ज पर्वत के पाद पे ईरान की राजधानी तेहरान स्थित है। तेहरान कहाँ पे स्थित है? एलबुर्ज पर्वत के जो पाद है यानी उसके निचले सतह पे ईरान की राजधानी तेहरान स्थित है। और उसके बाद से दस्त कबीर और दस्त लूट, ये दोनों मरुस्थल ईरान में स्थित है। और यहाँ पे एक स्थान का नाम है कर्मासान। यहाँ पे तेल से अधिक कोयले का उत्पादन होता है। कोयला कहाँ उत्पादन होता है? कर्मासान यानी यहाँ पे तेल से अधिक कोयले का उत्पादन होता है। ठीक, उसके बाद से यहाँ देखेंगे तो जैग्रोस माउंटेन है, ये भी ईरान का पर्वत है। ठीक, उसके बाद से हम इधर अभी बताए हैं चाबहार बंदरगाह और बंदर अब्बास, ये दोनों ईरान के बंदरगाह हैं। अब यहाँ ईरान के बाद हम देखेंगे इराक को। तो इराक में भी तेल के भंडार हैं। यहाँ पे तेल के कहाँ ज्यादा सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? तो मासूल, किरकुक, अल बसरा, इस तीनों में
तेल का सर्वाधिक भंडार है। अब यहाँ से जो तेल है, यहाँ पे किरकुक जो है, यहाँ से तेल सीरिया के बनियास ऑयल रिफाइनरी में तेल लाया जाता है और वहाँ पे पाइपलाइन का विकास किया गया जिसका नाम है टीएपी पाइपलाइन। टीएपी पाइपलाइन तो हम इराक के किरकुक से सीरिया के बनियास में टीएपी पाइपलाइन के द्वारा लाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी स्थापित की गई है जो विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। तो यहाँ पे स्थापित की, यहीं पे तेल ला के उच्च कोटि का तेल का निर्माण होता है। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे कुवैत में, तो इराक के बाद कुवैत में आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्जारा और वर्गान दो शहर स्थित है, ये तेल क्षेत्र है। और उसके बाद से यूएई पड़ता है, यूएई के बाद ओमान। तो इस तरह ईरान, इराक, कुवैत में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, तो यहाँ पे आर्मेनिया की घाट से दो नदी निकलती है, यूफ्रेटस टाइग्रिस नदी, दजला और फरात, इन दोनों नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। और ये दोनों नदियां 70 अरब के पास आके मिलती हैं और वहां से बाद ये अपना मुहाना फारस की खाड़ी में बनाती हैं। और उसके बाद से इधर हम देखेंगे कि गैलीली झील से जॉर्डन नदी निकलती है और मृत सागर में अपना मुहाना बनाती है। और उसके बाद कौन सा प्रायद्वीप है, तो सिनाई का प्रायद्वीप है। ये सिनाई का प्रायद्वीप ये अफ्रीका के मिस्र देश का हिस्सा है। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे ये सकुत्रा द्वीप है जो यमन का द्वीप है। और उसके बाद से ईरान में इधर हम देखेंगे बंदर अब्बास और चाबहार, ये दोनों ईरान के बंदरगाह हैं। तो बंदर अब्बास ये फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। इधर हम बता रहे थे मध्य एशिया में तो दरिया नदी, अमुदरिया नदी पमीर के पठार से निकलती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। इन नदियों से नहरें निकालकर मध्य एशिया के क्षेत्र में सिंचाई होती है, जिनकी वजह से इन्हें मध्य एशिया का नखलिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे दो मरुस्थल स्थित है, कजाकिस्तान में किजुलकुम मरुस्थल और एक मरुस्थल है काराकुम मरुस्थल। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों देश में पाया जाता है। उसके बाद से हम यहाँ बता रहे थे कि मस्जिद सुलेमान में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। उसके बाद से इस्फहान और बाद में इसमें सबसे ज्यादा तेल उत्पादन होता है। और आबादान में भी तेल का भंडार था, लेकिन जब इराक और ईरान में झगड़ा हुआ तो यूएसए के सैनिकों द्वारा इसमें आग लगा दिया गया। आग लगाने के बाद ये पूरा तेल यहाँ जल के समाप्त हो गया। तो उसके बाद से हम देखेंगे एलबुर्ज जो है ईरान का पर्वत है, इसी के पद पे ईरान की राजधानी तेहरान स्थित है। और उसके बाद से 10 कबीर 10 तेलुट ईरान के मरुस्थल हैं। और यहाँ पे हम अभी बताए थे बंदर अब्बास, चाबहार, तो ये दोनों बंदरगाह हैं। जागरोस माउंटेन ईरान का पर्वत है। और यहाँ पे अल्जारा, वर्गान, कुवैत में तेल क्षेत्र है। और उसके बाद से मासूल, किरकुक और बसरा, ये तीनों इराक के तेल क्षेत्र हैं। और यहाँ से किरकुक से बनियास तेल के लिए तेल पाइपलाइन का विकास हुआ जिसका नाम है टीएपी। तो इस प्रकार हम पश्चिमी एशिया के जो देश हैं यहाँ पे तेल औद्योगिक रूप से तेल का खनिज संसाधन के रूप में तेल का ज्यादा भंडार पाया जाता है। और तो इस प्रकार हम देख लिए। और इसके बाद से जो पश्चिमी एशिया में जो और शेष देश बचे हुए हैं उनको भी देख लेंगे अभी। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि उनसे संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है पहले से हम नोट कर लेते हैं कि इराक, ईरान, कुवैत
से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे नोट कर लेते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे, जितना चीज बताए हैं उससे हम संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसे हम नोट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि परीक्षा में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉर्डन नदी की। तो जॉर्डन नदी की बात करेंगे। तो जॉर्डन नदी की बात करेंगे, इसका स्रोत जो है हमने बताया है कि स्रोत जो है इसका गैलीली सागर में है, और इसका प्रवाह क्षेत्र 3 देशों में है। कौन कौन से? इसका प्रवाह क्षेत्र 3 देशों में है। एक तो जॉर्डन, जॉर्डन के बाद हमारा हो जाएगा फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन के बाद है इजराइल। तो इन 3 देशों में ये प्रवाहित होती है। इसका जो निकास है, निकास जो है मृत सागर है। इसे मृत सागर इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इसमें लवण पाए जाने की वजह से लवणी झील है। और उसके बाद से देखेंगे हम तो एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉर्डन नदी को सबसे लंबी, पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी सबसे लंबी नदी घाटी माना जाता है। क्या चीज? सबसे लंबी नदी घाटी माना जाता है। नहीं, ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है। जॉर्डन नदी को सबसे लंबी घाटी माना जाता है। और उसके बाद से देखिए सेंटेंस, हम जॉर्डन नदी के बाद हम बताए थे आपको कि दजला और फरात नदी के बारे में देख लेंगे। दजला और फरात तो ये दोनों नदियों का जो स्रोत है वो कहाँ से है? तो आर्मेनिया की गांठ से है। आर्मेनिया की गांठ से है। ये दोनों नदियों का स्रोत आर्मेनिया की गांठ से है। और उसके बाद से इसका जो संगम होता है, संगम यानी मिलन, वो कहाँ पे है? तो सत्तल शहर के पास।
सत्तल शहर सत्तल अरब के पास। और उसके बाद से ये अपवा क्षेत्र में कहा जाए, अपवा क्षेत्र में तो ये इराक की मुख्य नदी है। ये इराक की मुख्य नदियां हैं। ये इराक की मुख्य नदियां हैं। और उसके बाद से हम कहेंगे कि इनका जो निकास है, वो कहाँ है, तो फारस की खाड़ी में है। और सबसे अब देखिए दजला नदी को, यहाँ पे देखिए दजला नदी को टाइग्रिस नदी, तथा फरात नदी को क्या बोलते हैं, नदी को यूफ्रेटस नदी कहते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात हम देखेंगे दजला नदी के तट पर इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। क्या है, तो ईरान की राजधानी बगदाद स्थित है। और तीसरा, इन दोनों नदियों द्वारा मेसोपोटामिया मैदान का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जॉर्डन नदी का जो स्रोत है वो गैलीली सागर से है। और इसका अपवाह क्षेत्र जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल में है। इसका निकास जो है मृत सागर में है। और इस जॉर्डन नदी को सबसे लंबी घाटी कहा जाता है। दजला फरात नदी, इसका जो निकास है आर्मेनिया की गांठ से है। ये अपना दोनों नदियां मिलती हैं कहाँ पे, तो सत्तल अरब में मिलती हैं। और इसका प्रवाह क्षेत्र इराक की मुख्य नदी है। और इनका निकास कहाँ पे है, दजला फरात जो नदियां मिलकर बहती हैं एक साथ, तो इनका निकास फारस की खाड़ी में हो जाता है। और दजला नदी को टाइग्रिस नदी और फरात नदी को यूफ्रेटस नदी कहते हैं। ठीक, और दजला नदी के तट पे इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। और इन दोनों नदियों द्वारा मेसोपोटामिया के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार जॉर्डन, दजला और फरात नदियों के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे सिर दरिया और अमू दरिया के बारे में। देखिए सिर दरिया तथा अमू दरिया नदी सिर दरिया और अमू दरिया दोनों नदियों का जो स्रोत है यह पामीर के घाट से यानी पामीर के पठार से निकलती हैं।
और उसके बाद से इसका अपवाह क्षेत्र जो है मध्य एशिया के देश होते हैं। मध्य एशिया के देश ये मध्य एशिया के देशों में प्रवाहित होती है और उसके बाद से इसका जो निकास है वो अरब सागर में है। तो अरब सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर मध्य में स्थित है। और सिरदरिया तथा मुंह दरिया से नहरें निकालकर मध्य एशिया के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, जिसे हम मध्य एशिया का नखलिस्तान कहते हैं। तो देखिए, इन दोनों से महत्वपूर्ण पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। एक चीज, नखलिस्तान शब्द को, नखलिस्तान, तो नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो इन दोनों नहरों से, इन दोनों नदियों से, नहरों से नदियां निकालकर इन दोनों नदियों से नहरें निकालकर, गलती हो जाए सेंटर, इन दोनों नदियों से नहरें निकालकर मध्य एशिया में सिंचाई की जाती है। मध्य एशिया में सिंचाई की जाती है, जिसे मध्य एशिया का नखलिस्तान कहा जाता है, जिसे सिंचाई की जाती है। इसलिए इन नदियों को मध्य एशिया का नखलिस्तान कहा जाता है। मध्य एशिया का नखलिस्तान कहा जाता है। तो मध्य एशिया का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? तो अब उसके बाद से और पॉइंट समझ लीजिए, तो उसके बाद से एक ही बार बताते हैं। एक मरुस्थल है काराकोरम मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल, और उसके बाद से एक है किजुलकुम मरुस्थल। किजुलकुम, ये दोनों मरुस्थल, तो काराकोरम मरुस्थल ये उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान प्लस कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान के मध्य स्थित है। और उसके बाद से किजुलकुम मरुस्थल कजाकिस्तान में, केवल कजाकिस्तान में स्थित है। केवल कजाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद से हम कह सकते हैं अरब सागर। तो अरब सागर भी कहाँ कहाँ स्थित है? तो अरब सागर उज्बेकिस्तान प्लस कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक, तो देखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हमने बताया कि ये दोनों नदियां सिरदरिया तथा अमू दरिया नदी पामीर की घाट से निकलती है। इनका प्रवाह क्षेत्र मध्य एशिया क्षेत्र होता है और इनका निकास कहाँ होता है? तो अरब सागर में होता है। उसके बाद से नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो इन दोनों नदियों से नहरें निकालकर
मध्य एशिया में क्या की जाती है, तो सिंचाई की जाती है। इसलिए इन नदियों को मध्य एशिया का नखलिस्तान कहा जाता है। ठीक, ये काराकोरम मरुस्थल है, तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ पे है, तो उज्बेकिस्तान प्लस कजाकिस्तान में। किजुलकुम मरुस्थल है, इसका कजाकिस्तान में केवल विस्तार है। और अरब सागर का विस्तार कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में इसका विस्तार है। ठीक, तो ये मध्य एशिया से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब इसके बाद से हम फिर बात करेंगे एक बार तेल क्षेत्रों के बारे में। तो उसे देख लेते हैं। इराक, ईरान जो फारस की खाड़ी के तट पे स्थित है। तो हम पहले लेके चलेंगे ईरान को। तो ईरान की बात कर लेंगे। तो देखिए, आर्मेनिया की गांठ से दो पर्वत श्रेणियां हैं। एक का नाम है एलबुर्ज पर्वत और दूसरे का क्या नाम है, दूसरे का नाम है एलबुर्ज पर्वत के बाद जाग्रोस पर्वत। जाग्रोस जाग्रोस पर्वत। और उसके बाद से हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एलब्रूज पर्वत के पाद पर एलब्रूज पर्वत के पाद पर ईरान की राजधानी ईरान की जो राजधानी है तेहरान स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित है। और उसके बाद से हम देखेंगे कि यहाँ पे दो मरुस्थल है जिसका नाम है दस्त कबीर। दस्त कबीर ये विश्व का सबसे, इसे दरियाए नमक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, दरियाए नमक के नाम से जानते हैं। और विश्व का सबसे खारा मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे खारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे खारा मरुस्थल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसे दरियाई नमक कहते हैं, विश्व का सबसे खारा मरुस्थल है। और यह बालू का मरुस्थल नहीं है। क्या चीज, यह बालू का मरुस्थल नहीं है। यह बालू का मरुस्थल नहीं है। उसके बाद से हम कहेंगे कि दस्त लूट ये भी ईरान का मरुस्थल है। यह ईरान का मरुस्थल है, यानी ईरान में स्थित है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह बालू का मरुस्थल है। यह बालू का मरुस्थल है।
10 थे लूट और 10 थे कबीर के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बंदर अब्बास, बंदर अबाबास या अब्बास, अबाबास या हम अब्बास कर सकते हैं। तो बंदर अबाबास ये फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी के तट पर स्थित ईरान का बंदरगाह है। किसका बंदरगाह है? ईरान का बंदरगाह है। और उसके बाद से हम ये भी देखेंगे कि एक बंदरगाह और है ईरान का, चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह। यह ईरान का बंदरगाह है। यह भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है तेल आयात निर्यात संबंधित कार्य के लिए। तो हम देख लेंगे कि आर्मेनिया की घाट से 2 पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है एल्ब्रूज, और उसके बाद से जाग्रोस पर्वत। एल्ब्रूज पर्वत के पाद पर ईरान की राजधानी तेहरान स्थित है। और दस्त कबीर और दस्त लूट ये दोनों मरुस्थल हैं। दस्त कबीर को दरिया ए नमक के नाम से जानते हैं और ये विश्व का सबसे खारा मरुस्थल है। और यह बालू का मरुस्थल नहीं है। दस्त लूट ये ईरान में स्थित है और ये बालू का मरुस्थल है, ठीक। और उसके बाद से बंदर अब्बास ये फारस की खाड़ी के तट पर स्थित ईरान का बंदरगाह है। और चाबहार बंदरगाह भी ईरान का बंदरगाह है। तो इस प्रकार ईरान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको हमने देखा। और इसके बाद से जो तेल क्षेत्र है उसे भी हम देख लेते हैं। तो इसे मिटाते हैं। देखिए, ईरान में हम तेल क्षेत्र के बारे में बताए थे। ईरान में कौन कौन से तेल क्षेत्र हैं। तो पहला बताया था मस्जिद सुलेमान। पहले का नाम हम बताए थे मस्जिद सुलेमान। मस्जिद सुलेमान, इसके बारे में हम कहेंगे कि यह यहाँ डाल देंगे हेडिंग ईरान के तेल क्षेत्र, क्योंकि हम तेल क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं। तो ईरान के तेल क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे ईरान के तेल क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ सबसे पहला है मस्जिद सुलेमान। तो मस्जिद सुलेमान में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। मस्जिद सुलेमान में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। तेल का कुआं खोदा गया था। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे आगे। मस्जिद सुलेमान के बाद जो है बात करेंगे अहवज और हस्फान, अहवज तथा इस्फान। इस्फहान, इस्फान, इस्फहान,
इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सर्वाधिक सर्वाधिक तेल उत्पादन होता है। सर्वाधिक तेल उत्पादन सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है यहाँ पे। और उसके बाद से हम बात करेंगे आबादान की। तो आबादान में भी तेल क्षेत्र है। ये दूसरे नंबर हो गया, ये तीसरा और ये चौथा नंबर है। तो आबादान में यूएसए के सैनिकों द्वारा ईरान व इराक के युद्ध के समय ईरान व इराक के युद्ध के समय इसमें आग लगा दिया गया। क्या चीज? आग लगा दिया गया। तो इस कुएं में जो तेल का कुआं था, इसमें यूएसए के सैनिकों द्वारा आग लगा दिया गया। और उसके बाद से हम देखेंगे फिर इराक के बारे में। तो इसे देख लेते हैं। देखिए, ये ईरान के तेल क्षेत्र थे। यहाँ सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था यहाँ। और अवध इस्पान में सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है। और उसके बाद से यहाँ के आबादान में हम ये जानेंगे, यहाँ पे आग लगा दिया गया। ठीक, इतनी बातें महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे तेल क्षेत्र कौन कौन सा है? मस्जिद सुलेमान, और दूसरा आबज है, तीसरा इस्फहान है, और चौथा आबादान है। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ईरान से। अब इसके बाद से हम इराक को देखेंगे। देखिए, इराक के बारे में हम देखते हैं। ईरान के बाद हम देखेंगे इराक। इराक के बारे में हम बात कर लें। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इराक के तेल क्षेत्र के बारे में। तो हमने पीछे वाले मैप में बताया था आपको, चित्र में। इराक के तेल क्षेत्र का नाम है, एक का नाम मासूल है, दूसरे का नाम किरकुक है, और तीसरे का नाम अल बसरा है। इस प्रकार इसके 3 तेल क्षेत्र हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि किरकुक से बनियास जो सीरिया में पड़ता है, बनियास तेल को लाया जाता है। यहाँ पर आयल तेल रिफाइनरी स्थित है। और यह टीएपी यहाँ से यहाँ तक ये लाइन लिख सकते हैं अलग से हम कि किरकुक से बनियास तक टीएपी
तेल पाइपलाइन द्वारा तेल को लाया जाता है। तो इस प्रकार इराक के, और उसके बाद हम कुवैत की बात कर लें तो कुवैत के तेल क्षेत्र में हम बात कर लें तो अलजारा तथा बरगान ये दोनों तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इराक के तेल क्षेत्र में 3 तेल क्षेत्र हैं। पहला मासूल, दूसरा किरकुक और तीसरा अल-बसरा। किरकुक से बनियास तक, बनियास जो है सीरिया में पड़ता है, यहाँ तेल को लाया जाता है। यहाँ आयल तेल रिफाइनरी स्थित है। और उसके बाद से यहाँ टीएपी तेल पाइपलाइन द्वारा लाया जाता है। कुवैत में बात करें तो अलजारा और बरगान तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक, तो इस प्रकार ये इराक और कुवैत के महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ देश है महत्वपूर्ण, उनके बारे में। देखिए, हम बात करेंगे यूएई के, यानी इसका पूरा नाम है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात अब संयुक्त अरब अमीरात इसका नाम है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार जो है पर्यटन है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो पर्यटन है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार पर्यटन है। और यह यूएई 7 यूएई के बाद में बात कर लें कि यह 7 शेष राज्यों का समूह है। अब 7 शेष राज्य में कौन कौन से हैं, इसकी बात हम कर लेंगे एक बार। तो पहला इसमें है अबू धाबी, दूसरा है दुबई, और तीसरे की बात कर लें हम तो शारजाह है। शारजाह चौथे स्थान पे अजमन है। 5वें स्थान पे है फुजैरह, और 6वें स्थान पे है उम्म अल कुनैन, और 7वें नंबर पे है रास अल खैमा। तो इस प्रकार यूएई जो है 7 शेष राज्यों का समूह है। देखिए, इसकी संयुक्त अरब इसका नाम है यूएई का, और इसकी अर्थव्यवस्था का आधार पर्यटन है। यह 7 शेष राज्यों का समूह है। उसके बाद से 7 शेष जो राज्य का समूह कौन कौन से राज्य हैं? अबू धाबी,
दुबई, शारजाह, अजमान, फुजैरा, अल कुवैत और रास अल खैमा, ये 7 शेख राज्यों का समूह है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं, इसके बाद से हम एक चित्र बनाएंगे। उसका नाम वो देश है बहरीन। बहरीन के बारे में, तो बहरीन के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए फारस की खाड़ी जब हम बनाएंगे इसे, तो यहाँ पे 2 देश मिलेंगे। एक देश ये है और एक देश ये है, ठीक। इस देश का नाम है बहरीन और इसका नाम है कतर। इन दोनों देशों के देख लेते हैं हम। तो बात करते हैं बहरीन की। ये फारस की खाड़ी के अंदर है। तो बात करेंगे हम बहरीन की। तो बहरीन जो है फारस की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है। फारस की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है, पहली बात। और इसे फारस का मोती कहा जाता है। इसकी राजधानी हम देख लें तो बहरीन की राजधानी मनामा है। और मनामा के बाद इसे फारस का मोती कहा जाता है। फारस का मोती कहते हैं। और फारस का मोती के बाद हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लाइन है, बहरीन से मोतियों का उत्पादन होता है। बहरीन से मोतियों का उत्पादन होता है। और उसके बाद से हम बात करेंगे लास्ट में जो देश है कतर। यह प्रायद्वीपीय देश है। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? दोहा है। इस प्रकार हम महत्वपूर्ण पॉइंट थे। बहरीन यानी फारस की खाड़ी में स्थित, फारस की खाड़ी में स्थित है, द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी मनामा है। इसे फारस का मोती कहा जाता है। और बहरीन से मोतियों का क्या होता है? उत्पादन होता है। कतर है, ये प्रायद्वीपीय देश है और इसकी राजधानी दोहा है। तो इस प्रकार हमने ईरान, इराक, कुवैत, फिर उसके बाद से बहरीन, कतर, फिर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में पढ़ा। और जो नेक्स्ट शेष देश बसे हुए हैं मध्य पश्चिमी एशिया में, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।